आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका जो क्लास 10th का जो साइंस है और आपको नवंबर दिसंबर में जो जो चैप्टर पढ़ना है हर एक चैप्टर का यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और यहाँ पर मैं आपको कुल मिलाकर 150 एमसीक्यू बताऊंगा सभी चैप्टर का, सभी चैप्टर जो जो आपको नवंबर दिसंबर में पढ़ना है। यहाँ पर फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, यानी कंप्लीट साइंस का मैं यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग रेडी रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि साधारण नमक का सूत्र क्या है। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है आपका NaCl, फिर दूसरा है आपका HB, फिर तीसरा है आपका HCl और चौथा है आपका NaOH। तो जो साधारण नमक होता है ना, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बात साफ साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। चलिए मैं आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी जब हम लोग बनाते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए आप देखे होंगे जब आप सैलून वगैरह जाते हैं तो वहां पर कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है। यहां पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है। एक आपका समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है अवतल और जो चौथा है कि कोई भी नहीं। यहां पर कोई भी नहीं होगा, ठीक है, कोई भी नहीं। तो यहां पर आपको बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। यहां पर 4 ऑप्शन है। एक है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है मिट्टी। तो जो लेंस होता है, लेंस बनाने में हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिट्टी। एक पादप परजीवी है, मैंने आपको पादप परजीवी के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, जब मैं आपको साइंस का कंप्लीट पढ़ा रहा था। आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर मैंने नवंबर दिसंबर में आपको जो जो साइंस में जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, मतलब जो आपका नवंबर दिसंबर का जो पैटर्न है ना, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है। आगे देखिए यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है क्या है कि एक पादप परजीवी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नीम, अमरबेल, पीपल या फिर बेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमरबेल। आगे देखिए किसकी प्रतिकृति का बनाना जनन की मूल घटना है, तो डीएनए। मैंने आपको जब जनन चैप्टर पढ़ाया था तो ये सब चीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आप समझ सकते हैं कितना सिंपल है। आगे देखिए यहाँ पर जैसे जो अगला ऑप्शन है जैसे कि केंद्रक है, जीन है, जीवद्रव्य है, ये सब नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डीएनए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। देखिए ये जो एटीपी है ना, यहाँ पे ये जो ना पी माने फॉस्फेट होता है, टी माने होता है ट्राइफॉस्फेट, ट्राई यानी कि 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है। आप सभी को पता होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है बैगनी, दूसरा है लाल, तीसरा है हरा और चौथा है पीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग जो है इसका यूज हम लोग करते हैं खतरे के निशान के रूप में। क्लियर है, आगे देखिए परागकोश में होते हैं 4 ऑप्शन है, बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकण। तो देखिए जो परागकोश होते हैं ना, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। तो देखिए जो अम्ल होता है, अम्ल जो है ना ये जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो देखिए यहाँ पर तो H तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर भी देखिए H तो है ही नहीं, तो ये भी तो होगा ही नहीं। यहाँ पर H नहीं है बल्कि OH है। देख लीजिए, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, अम्ल जो होता है ना वो जल में घुलकर H+ आयन देता है, ठीक है। और जो क्षारक है ना, जो क्षारक है, क्षारक जल में घुलकर क्या करता है, OH- आयन देता है। तो साफ साफ यहाँ पर आपको OH दिख रहा है, इसका मतलब क्या, ये तो हमारा क्षारक है। तो अम्ल कौन वाला होगा, यही होगा हमारा अम्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एक्चुअल में ये जो HNO3 है ना, HNO3 है, ये हमारा एक अम्ल ही है। यहाँ से हम जब भी करेंगे तो यहाँ से हमारा H+ आयन रिलीज होता है, यानी कि H+ आयन निकलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक क्षारक है,
ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो क्षारक होते हैं जल में घुलकर क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ यहीं पर आपको OH दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर तो OH कुछ भी नहीं है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर आपको H दिख रहा है यानी ये हमारा अम्ल है, यहाँ पर भी H दिख रहा है यानी ये हमारा अम्ल है, यहाँ पर OH दिख रहा है यानी ये हमारा जो है क्या है, क्षारक है। आप कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे CH3COOH ये जो है ना, ये हमारा एक अम्ल है, ये हमारा क्या एक अम्ल है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना बोलें कि सर यहाँ पर हम OH दिख रहा है, एक्चुअली में नहीं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमको H+ आयन मिलता है, यहाँ पर क्या होता है, H+ आयन मिलता है, और ये हमारे क्या है, एक अम्ल है। क्लियर है। देखिए बहुत अच्छा ये जो वीडियो है ना, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पर बने रहें। अब यहाँ पर कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन है। अभी तो मात्र मैंने 10 क्वेश्चन ही डिस्कस किया है, लेकिन अब से जो क्वेश्चन होने वाले हैं मैं केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा और साथ ही साथ उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे, देखते हैं। आगे देखिए, ये जो प्रकाश की किरणें गमन करती है तो कैसी, तो सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, तो आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। याद रखना है, साइड मिरर, जब भी आपको साइड मिरर का बात किया जाएगा तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये अभी मैंने आपको बताया कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन क्या है कि दर्पण सूत्र होता है तो 1/v + 1/u = 1/f। और जो लेंस वाला होता है ना, यहाँ पर केवल और केवल अंतर कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दर्पण वाला में क्या होता है, दर्पण वाला में यहाँ पर प्लस होता है और लेंस वाला में यहाँ पर माइनस होता है, बस इतना सा ही अंतर है। क्लियर है। और ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। आगे देखिए, लेंस सूत्र होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि 1/v - 1/u = 1/f। लेंस की जो क्षमता होता है इसे हम लोग लेंस की शक्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंस की शक्ति भी बोलते हैं, या फिर लेंस की क्षमता, जो आप बोलेंगे। तो इसका जो SI मात्रक होता है क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग D बोलते हैं। क्लियर है। लेंस की जो क्षमता होता है इसे हम लोग P से सूचित करते हैं, और P का जो सूत्र होता है P बराबर होता है 1/f। ये जो f है यानी कि फोकस दूरी, इसको हम लोग P किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है, यानी P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। आगे देखिए, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है। स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम होता है sin I बटा sin r, और ये हमारा होता है म्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। एक्चुअल में ये जो होता है कांस्टेंट होता है, यानी कि नितांक, यानी कि स्थिरांक है। ठीक है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक भी बोलते हैं, जिसे हम लोग पढ़ते क्या है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं म्यू। ठीक है, इस प्रकार से जिस प्रकार से देखिए अभी मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, तो उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो 2 ही नियम होते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी होती है, तो अनंत होती है। सोलर कुकर बोलिए या फिर सौर कुकर बोलिए, तो सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उसमें आपको पता करना है क्या होता है, तो अवतल दर्पण होता है। क्लियर है। आगे देखिए, अभी बहुत क्वेश्चन है सर। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी यानी कि f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो देखिए f बराबर होता है r/2 बोलिए या फिर r बराबर 2f बोलिए। देखिए r बराबर आप 2f बोलिए या फिर f बराबर आप बोलिए r/2, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में हो सकता है। क्लियर है। आगे देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी होती है, तो अनंत ही होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप देख लीजिए, जो समतल दर्पण है उसका जो वक्रता त्रिज्या यानी r जो होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। फोकस दूरी f कितना होगा, ये भी अनंत होगा। इस बात को आपको याद रखना है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी यानी कि f हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। और यहाँ पर हमें निकालने बोला गया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि r निकालना है। तो r का फॉर्मूला होता है, r बराबर होता है 2 × f, तो 2 × f यानी 2 का 2 और f का मान है 20, तो 20 दूनी 40, तो 40 सेंटीमीटर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। जो हेडलाइट होता है ना गाड़ी का, तो उसमें किस दर्पण का यूज होता है, तो अवतल दर्पण का यूज होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। नोट डाउन करके रखिएगा, आगे आपको बहुत कुछ सीखना है। देखिए आगे, अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो देखिए अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। इसको आपको समझना है।
किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को। यहां पर देखिए मैं आपको सीधा सीधी बात बता देता हूं। यहां पर देखिए जैसे अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। और अभी मैंने आपको पढ़ाया उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। आप चाहे तो देख लीजिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना यहाँ पर अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को बोलते हैं। तो ये दो चीज यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन यही चीज जब हम लोग दर्पण में चले जाते हैं ना, जब हम लोग दर्पण में चले जाते हैं तो जिस प्रकार से यहाँ पर अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं, उसी प्रकार से अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण बोलेंगे। अभिसारी दर्पण बोलेंगे। क्लियर है? और ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर अपसारी बोलेंगे। देखिए उत्तल दर्पण को क्या बोलेंगे? अपसारी दर्पण बोलेंगे। जबकि लेंस में उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। तो ये सब बात आपको याद रखना है, ये सब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, तो ये सब चीज आपको समझना है। किस दर्पण में फोकस दूरी यानी कि एफ का मान धनात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का जो वैल्यू होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। आगे देखिए, किस प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर होगी? अभी मैंने आपको बताया कि धनात्मक होगा। किसका धनात्मक होगा? तो धनात्मक होगा उत्तल दर्पण का। धनात्मक किसका होगा? उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण का। लेकिन यहाँ पर जो फोकस दूरी दिया गया है ऋणात्मक दिया गया है, तो ऋणात्मक किसका होगा? अवतल दर्पण का होगा। उसी प्रकार से और एक क्वेश्चन है कि एक दर्पण की फोकस दूरी +30 सेंटीमीटर है, यह दर्पण किस प्रकार का है? तो जाहिर सी बात है उत्तल दर्पण होगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि है, मतलब इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है? तो 2। दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या होती है तो 1। इसको आपको याद रखना है। जैसे कोई सा भी दर्पण हो तो यहाँ पर जो मुख्य फोकस होता है मात्र हमारा दर्पण में 1 ही होता है। जब हम लोग लेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं ना, तो जो मुख्य फोकस होता है, एक हमको इधर भी मुख्य फोकस मिलता है, एक हमको इधर भी मुख्य फोकस मिलता है। तो लेंस में हमारा 2 मुख्य फोकस होता है और दर्पण में हमारा 1 मुख्य फोकस होता है। इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, यह हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? तो हमेशा सीधा बनता है, आभासी या फिर काल्पनिक बनता है, और हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे देखिए, आगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को किस बिंदु पर काटती है? तो वो जो बिंदु है, वो बिंदु हमारा क्या है? फोकस। क्या है? फोकस पर। यहां पर आप क्या बोलेंगे? फोकस पर या फिर मुख्य फोकस पर। जो आप बोले दोनों आपका सही है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। मतलब देखिए, जो देखने का जो मतलब रेंज होता है कितना से कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे देखिए, समझिए आगे क्या है। मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है तो अनंत होता है। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं परितारिका बोलिए या फिर आइरिस बोलिए। आंख में कौन सा लेंस होता है? तो आंख में हमारा उत्तल लेंस होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अभी तक मात्र हमारा 46 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ है। अभी और हमारे पास 104 क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। वीडियो का लेंथ भले ही बड़ा है लेकिन वीडियो बहुत ही मजेदार है। आगे देखिए, मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये हमेशा वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। आंख का जो लेंस होता है यह किससे बना हुआ होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो पुतली। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि मोतियाबिंद का उपचार कैसे होता है? तो शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन द्वारा होता है। मायोपिया किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष का वही हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। निकट दृष्टि दोष का और एक नाम है मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? तो दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का और एक नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले आप एक ट्रिक जान लीजिए, एक होता है हमारा निकट दृष्टि दोष और एक होता है हमारा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, एक होता है हमारा उत्तल लेंस और एक होता है हमारा अवतल लेंस।
क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है तो देख लीजिए, यहाँ पर एक 9 है, यहाँ पर क है, ट है, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर 3 ठो है। यहाँ पर देखा जाए तो एक द यानी कि ये जो दू है और एक र है, तो यहाँ पर कहा जाए तो 2 ठो है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या ठो है, यहाँ पर उतल अवतल मतलब 1 2 3 3 ठो है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 अवतल, अवतल में 4 ठो है। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर शब्द है केटो है, अक्षर अगर एक्चुअल में कहा जाए तो शब्द नहीं बोल सकते, अक्षर। यहाँ पर अक्षर केटो है, 1 2 3 4, यहाँ पर आप देख लीजिए 3, यहाँ पर आप देख लीजिए 2, यहाँ पर आप देख लीजिए 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छोटा कौन वाला है, ये वाला छोटा है, और यहाँ पर छोटा कौन वाला है, ये वाला छोटा है। तो ये जो दूरदृष्टि दोष जो होता है, इसका जो हम लोग निवारण करते हैं, इसका जो उपचार करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, तो उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा बड़का वाला है, ये हमारा बड़का वाला है, और यहाँ पर ये हमारा बड़का वाला है। तो बड़का वाला किसके साथ, बड़का के साथ, और छोटका वाला छोटके के साथ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए यहाँ पर जैसे निकट है ना, निकट का जो उपचार होगा किसके द्वारा होगा, तो अवतल लेंस के द्वारा होगा। वही चीज लिखा गया है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है, तो अवतल लेंस। अभी मैंने आपको बताया ना, निकट अवतल, दूर उत्तल। दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा किया जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा। और जो जरा दृष्टि दोष होता है, इसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विफोकल लेंस या फिर बाइफोकल लेंस। क्लियर है, द्विफोकल लेंस या फिर बाइफोकल लेंस। देखिए एक्चुअल में ये जो द्विफोकल लेंस होता है ना, मतलब इसका जो चश्मा बनाया जाता है, मतलब ये जो चश्मा होगा, चश्मा में हमारा क्या होगा, एक साइड में यानी कि ऊपर की ओर मान के चलिए अवतल है, तो नीचे की ओर हमारे क्या रहेगा, उत्तल होगा। मतलब अवतल और उत्तल लेंस दोनों का मिक्सिंग जो होगा ना, उसी को बोलेंगे द्विफोकल लेंस या फिर बाइफोकल लेंस। और ये जो जरा दृष्टि दोष है, इसका जो उपचार होता है, मतलब बाइफोकल लेंस बोलिए या फिर द्विफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, केवल आप लोग वीडियो पर बने रहें। देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 57, किस रंग का परिकीर्णन अधिक होता है। तो एक बात आप जान लीजिए, जिसका परिकीर्णन अधिक होगा, मतलब जिस रंग का परिकीर्णन अधिक होगा ना, उसका तरंग धैर्य उतना ही कम होगा, उसका तरंग धैर्य उतना ही कम होगा। मतलब कहने का मतलब, अगर परिकीर्णन ज्यादा है तो तरंग धैर्य कम होगा, और अगर परिकीर्णन कम है तो तरंग धैर्य ज्यादा होगा। मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, मतलब उल्टा। परिकीर्णन ज्यादा तो तरंग धैर्य कम, परिकीर्णन कम तो तरंग धैर्य ज्यादा। मतलब इस बात को आपको याद रखना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, किस रंग का परिकीर्णन अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का परिकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। किस रंग का परिकीर्णन कम होता है, तो लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर परिकीर्णन कम रहेगा तो तरंग धैर्य अधिक होगा, तो तरंग धैर्य किसका अधिक होता है, तो लाल का हो जाएगा। यहाँ पर परिकीर्णन जो है ना, ये बैंगनी का अधिक है, तो तरंग धैर्य किसका कम होगा, बैंगनी का कम हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी तक हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और अभी कुल मिलाकर 90 क्वेश्चन बाकी है। देखिए कंप्लीट साइंस का है, यहाँ पर फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा। आगे देखिए आगे क्या है, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही होता है। समुद्र के जल का रंग नीला किसके कारण होता है, तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होता है। उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग कर किस प्रकार का दृष्टि दोष दूर किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया उत्तल लेंस का यूज हम लोग किस प्रकार के दृष्टि दोष के उपचार के लिए करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए करते हैं। आगे देखिए आगे क्या है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस प्रकार का दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। किस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखिए यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम नहीं, जैसा नाम वैसा काम नहीं। देखिए नाम है इसका निकट दृष्टि दोष, नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। लेकिन इस दोष में होता क्या है, जो निकट का जो वस्तु है ना, जो निकट का वस्तु है ये तो हमें साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन जो दूर का वस्तु है ये हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आया। तो वही बोला गया कि किस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो निकट दृष्टि दोष में। आगे देखिए आगे क्या है कि किस दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का जो वस्तु होगा इसे तो आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएंगे, लेकिन जो निकट का वस्तु होगा इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख नहीं पाएंगे। बस यही बात है। ठीक है, आगे देखिए, अब यह कोयला, कोयला किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो जो कोयला है यह अनवीकरणीय बोलिए या फिर समापीय बोलिए, तो अनवीकरणीय या फिर समापीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो पेट्रोलियम जो है यह भी अनवीकरणीय बोलिए या फिर समापीय ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो ये नवीकरणीय बोलिए या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलिए। और ये जो कोयला और ये जो पेट्रोलियम है ना, इन दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग परंपरागत भी बोल सकते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी बोल सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है।
क्लियर है, बात समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि जीवाश्मी ईंधन के दो उदाहरण दें। तो कोयला और पेट्रोल में क्या है, ये दोनों के दोनों जीवाश्मी ईंधन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है तो CO2। देखिए एक्चुअल में जो मेन इसका जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीजन है ना, CO2 के कारण ही होता है। एक्चुअल में यहाँ पर ओजोन भी साथ देता है, CH4 यानी कि मीथेन भी साथ देता है, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड भी साथ देता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी साथ देता है, जलवाष्प भी साथ देता है, प्रदूषण भी साथ देता है। ये सबके सब साथ देते हैं, लेकिन इसका जो मेन उत्तरदायी है ना, कौन है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जैव मात्रा यानी कि बायोमास के उदाहरण दें। तो ये जो लकड़ी है, कोयला है, उपला है, गोबर गैस है, ये सब के सब क्या है, जैव मात्रा यानी कि बायोमास के उदाहरण है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मेथेन, ठीक है, यानी कि CH4 को हम लोग मेथेन बोलते हैं। तो इसकी जो बायोगैस है इसका जो मुख्य घटक है कौन है, मेथेन ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, तो वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पवनों का देश बोलते हैं। अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, यानी कि मात्र 75 क्वेश्चन हुआ है और अभी 75 क्वेश्चन और बाकी है। वीडियो पर बने रहें और साथ ही साथ लाइक और कमेंट देना मत भूले। आगे देखिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है, आप सभी को पता है। ये जो सूर्य है ये क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। उस युक्ति का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सौर सेल, ठीक है। उस युक्ति का नाम बताइए जो सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, तो सौर कुकर। और सौर कुकर में किस दर्पण का यूज होता है, तो अवतल दर्पण का यूज होता है। आपको ये भी जानना है, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सौर सेल बदल देता है। और सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सौर कुकर बोलिए या फिर सोलर कुकर बोलिए। आगे देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 80, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन यानी कि SI जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सौर पैनल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर यानी कि चांदी यानी कि Ag का उपयोग किया जाता है। सौर ऊष्मक यानी कि सौर स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि 1400 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए आगे क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 84, LPG का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। LPG के मुख्य अवयव क्या है, तो इसका जो मुख्य अवयव है जो इसका मैन है कौन है, ब्यूटेन है। ऐसे इसमें इथेन भी रहता है, प्रोपन भी रहता है, लेकिन इसका जो मैन है कौन है, तो ब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस के मुख्य अवयव क्या है, तो इसका जो प्राकृतिक गैस है इसका जो मुख्य अवयव होता है कौन होता है, मीथेन ही होता है, ठीक है। CNG का पूरा नाम क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है कौन है, मीथेन है, यानी कि CH4 है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखिए आगे आपका क्या है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का भी उपयोग होता है, प्लूटोनियम का भी उपयोग होता है, या फिर थोरियम का भी यूज होता है। तो ये देखिए तीनों में से कोई सा भी आपका ऑप्शन में हो सकता है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना और बताना है। बहते हुए जल में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है, तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, इसको आप याद रखिए। नरोरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में नरोरा नाभिकीय संयंत्र स्थित है। आगे देखिए, यहाँ पर मात्र अभी 90 क्वेश्चन हुआ है और 60 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेशन ये चल रहा है। आगे देखिए क्या है कि CaCO3 यहाँ पर एक तीर चिन्ह है, फिर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैंने आपको बताया था अगर तीर चिन्ह की इस साइड में अगर आपका एक रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस भरी हुई होती है। BaCl2 प्लस Na2SO4 से BaSO4 प्लस 2NaCl। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये और ये दोनों का दोनों ही यौगिक है। एक बात हुआ, मैंने आपको पढ़ाया था, आप याद करिए, ठीक है। यौगिक प्लस यौगिक, यौगिक प्लस यौगिक अगर होता है और अगर यहाँ पर जो भी मतलब तत्व रहेगा इसके स्थान पे आ जाएगा और यहाँ पर जो भी तत्व रहेगा अगर ये इसके स्थान पर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो Na है ये यहाँ पर आ गया है और ये जो Ba है ये यहाँ पर आ गया है, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर जिसे हम लोग बोल सकते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। आगे देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है कि Fe2O3 प्लस 2Al से Al2O3 प्लस 2Fe। देखिए एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर एक यौगिक है और दूसरा तत्व है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका एक यौगिक रहेगा और दूसरा तत्व रहेगा और यहाँ पर ये जो तत्व रहेगा अगर इसके स्थान पर आकर बैठता है और इसको अगर बाहर निकाल देता है
तो इसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर अभी जो मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया का जो एग्जांपल दिखाया कि BaCl2 प्लस क्या है, BaCl2 प्लस Na2SO4 से BaSO4 प्लस 2NaCl, ये जो अभिक्रिया है ना, यहाँ पर ये जो BaSO4 है ये एक अवक्षेप है, यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण होता है और इसका जो रंग होता है कैसा होता है, सफेद होता है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, बहुत ही अच्छा चीज आपको सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक अभिक्रिया है, इसमें आपको बताना है कि उपचयित पदार्थ क्या है और अपचयित पदार्थ क्या है। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो CuO प्लस H2 है, से क्या है आपका Cu प्लस H2O। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर CuO, यहाँ पर O है जबकि यहाँ पर O नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, O2 का ह्रास हो गया, O2 का ह्रास हो गया। और O2 का जब भी ह्रास होता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है, तो अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पदार्थ बनेगा, इस पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अपचयित पदार्थ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अपचयित पदार्थ, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर H2 में हमारा O नहीं है जबकि यहाँ पर O है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, O2 का योग हो रहा है, O2 का योग। और O2 का जब भी योग होता है तो ये जो अभिक्रिया होगा इसको हम लोग बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चीज है इसको हम लोग बोलेंगे उपचयित पदार्थ। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, उपचयित पदार्थ में हमारा H2 और अपचयित पदार्थ में हमारा CuO। क्लियर है, बात सिंपल है, खाली समझना है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए Na, यहाँ पर O2 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर Na में हमारा O नहीं है जबकि यहाँ पर हमारा O आ गया है। तो जब O आ गया तो यहाँ पर क्या हुआ, उपचयन हुआ। उपचयन होने से ये हमारा क्या हो जाएगा, उपचयित पदार्थ। तो देखिए जब भी ये सब जो अभिक्रिया होते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, कभी भी अकेले नहीं होता बल्कि साथ साथ होता है, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो अगर इसका उपचयित, ये जो अगर ये जो Na है अगर ये उपचयित हो रहा है, ये जो O2 है ना, तब ये क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है ये क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको टिक करना है। आगे देखिए, आगे क्या है, शरीर में भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक वियोजन अभिक्रिया है। ग्लूकोज का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता, उष्मा की आवश्यकता होती है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है, तो सोडियम। जैसे कभी मैंने आपको बताया ना जो अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 वाला बताया है ना, क्या हो जाएगा यहाँ से, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो वही तो बात है ना सर, ये जो बेरियम है, बेरियम और ये जो बेरियम है, ठीक है, ये जो बेरियम है इसको क्या करता है, इस Na को ही तो हटाता है ना यहाँ से। तो वही बात है यहाँ पर। आगे देखिए, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो इसका जो सूत्र होता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12LO6। चीनी का सूत्र क्या होता है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, चीनी का सूत्र आपको ग्लूकोज से ही आपको मैं लिखना सिखा देता हूं। जैसे आपने ग्लूकोज का याद कर लिया C6H12O6, देखिए एक्चुअल में क्या करना है, डबल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपको डबल कर देना है। तो 6 का कितना हो जाएगा, 12, यहाँ पर 12 का कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ पर 6 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 ठो H और 1 ठो O यहाँ पर घटा देना है, ये घटा दीजिए आप। तो देखिए C12 का C12 ही रहेगा, यहाँ पर 24 ठो है और यहाँ पर 2 ठो चल जाएगा, क्या बचेगा, 22 ठो बचेगा। और यहाँ पर देखिए O के ठो है 12 ठो है और यहाँ पर 1 ठो चल जाएगा, कितना बचेगा, 11। तो ये चीनी का हो गया C12H22O11, C12H22O11, चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं। उदासीन जल का जो pH मान होता है कितना होता है, तो 7 होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। क्षारक का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 10H2O। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए क्या है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। शरीर का pH मान कितना होता है, तो 7.0 से 7.8 होता है। अम्ल वर्षा कब होता है, तो जो वर्षा का जल होता है जब उसका pH मान 5.6 से कम हो जाता है ना, तब जो वर्षा होती है वह अम्ल वर्षा होती है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो इसी को हम लोग व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, व्यंजक चूर्ण बोलेंगे। धोने का सोडा में कितना क्रिस्टलन का जल होता है, तो 10 होता है। अब देख लीजिए, धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, यहाँ पर होता है 10H2O। यहाँ पर देखिए जल कितना है, 10 है ना, इसलिए इसका सही आंसर होता है 10। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे देखिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या कहते हैं, तो इसे ही तो हम लोग कहते हैं जिप्सम। फिर आगे क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 हाफ H2O होता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl। DNA का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, बहुत ही काम का चीज है। आगे देखिए, जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रतिकृति बनती है, तो 2 प्रतिकृति बनती है। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। जनन की मूल घटना क्या है, तो डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। ब्रायोफिल्म में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, तो इसमें कायिक परिवर्धन होता है।
अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में, ठीक है, तो अमीबा में आपका क्या होता है? अमीबा में आपका होता है या तो द्विखंडन होता है, ठीक है, द्विखंडन या फिर क्या होता है? बहुखंडन होता है। वहां पर ये जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पर बहुखंडन, यहाँ पर ये जो आंसर लिखा गया थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, ये गलत है। अमीबा में क्या होता है? या तो द्विखंडन होता है या फिर बहुखंडन होता है। और ब्रायोफिल्म का जो ये जो पत्ता है, इसमें हमारा क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है? प्लेनेरिया में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो इसमें होता है पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन आप बोल सकते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर या फिर अंडप कहते हैं। पौधे में नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? तो परागकोश में पाए जाते हैं। मानव में नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी, यहाँ पर अगला अलग क्वेश्चन है कि मानव में नर युग्मक का नाम क्या है? तो देखिए, अब हम लोग मनुष्य में बात कर रहे हैं, मनुष्य का बात हो रहा है, मानव में बात हो रहा है। तो मनुष्य का जो होता है ना, मनुष्य में जो नर युग्मक होता है, इसके हम लोग बोलते हैं शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। वृषण की संख्या कितनी होती है? तो वृषण की संख्या 2 होती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में ही होता है। मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो ये वायरस यानी कि जीवाणु के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण? तो HIV वायरस यानी कि HIV जीवाणु के कारण होता है। रंध्र में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो द्वार कोशिका पाई जाती है। रंध्र में कैसी कोशिका पाई जाती है? द्वार कोशिका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 क्या है कि दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्रांत में। पौधों में खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं एंजाइम। मानव में कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ए है, बी है, ए बी है और ओ है। 4 प्रकार, एक हमारा ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक हमारा ओ है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 141 है, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नंबर 141 देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ये मतलब नंबरिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है, उससे आपको लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारे एक अलग क्वेश्चन है। क्या है कि वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? तो प्लेटलेट्स। लार ग्रंथियां की संख्या कितनी है? तो 3 जोड़ी यानी कि 6 लार ग्रंथियां हैं हमारा, ठीक है। हमारे पेट से कौन सा अम्ल स्रावित होती है? तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अब यहाँ पर मात्र 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए फटाफट देख लेते हैं और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ATP का पूरा नाम क्या है? तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे देखिए फॉस्फेट की संख्या कितनी है? तो 3 है, ठीक है। ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? तो ATP की। ATP को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी है? तो 3। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुख गुहा, ठीक है। माउथ कैविटी जो है यानी कि मुख गुहा जो है, वहीं से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अमीबा अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है? तो कूटपाद द्वारा। और यहाँ पर मैंने आपको कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस बताया, जो कि बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा लेक्चर था। आपको शायद मजा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा कमेंट्स करिए। आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, कौन से क्लास का चाहिए, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक का चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लें। आपके जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, भाई बहन जो भी है, आप सभी को हमारे चैनल के बारे में बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।